हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ पाठशाला। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री की फुल लेक्चर सीरीज में आज हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग ने इसकी थ्योरी कवर कर ली थी। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला है मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 एंड मॉड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 4 एंड नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। मतलब कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर या फिर पैरेलल नहीं है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इन ऑल्सो मेंशन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमें इसकी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। हमें मॉडुलस पता है वेक्टर्स के, और दूसरी बात कि कोई भी दो वेक्टर आपस में कोलिनियर नहीं, मतलब ए और बी कोलिनियर नहीं है, बी और सी कोलिनियर नहीं है, सी और ए कोलिनियर नहीं है। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट टैकल करने की हम लोग कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला अगर हम लोग लिखने बैठे हैं तो बॉक्स ऑफ तो बॉक्स ऑफ एबीसी का फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। वो था मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी और कॉस थीटा साइन अल्फा। ये एंगल्स भी हमें पता है क्या होता है, अभी इन पर फिर से वापस आते हैं। फिर मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी अपने को पता है, तो 4 2 8 3 24। तो ये आ गया 24 कॉस थीटा साइन अल्फा। ठीक, चलो। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या होगा, देखो कि अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, सोचो जरा। तो बेसिकली क्या होगा, देखो कि यहाँ पर जो थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, या अल्फा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वो 0 से पाई तक जाता है। ठीक है, तो हमें थीटा और अल्फा कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि कॉस थीटा भी मैक्सिमम हो और साइन अल्फा भी मैक्सिमम हो। तो ऐसा होने के लिए हम लोग ने कॉस थीटा को भी 1 बोल दिया और साइन अल्फा को भी 1 बोल दिया, तो मतलब हमने कॉस और साइन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू रख दी। तो हमें ये तो पता चलेगा कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू 24 आएगी। और वो कब आएगी, क्योंकि हमें कंडीशन भी बतानी है। तो वो तब आएगी जब थीटा 0 होगा और जो आपका अल्फा है वो पाई/2 होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ है ना, कि कंडीशन क्या है यहाँ पर बेसिकली। तो देखो आप ऐसे समझो कि थीटा किसके बीच का एंगल होता है। थीटा आता है किससे, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और अल्फा आता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो जो ये ए बी सी का बॉक्स लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो बेसिकली अल्फा बी और सी के बीच का एंगल है, और वो है पाई/2। तो इससे तो हमें ये पता चला कि बी वेक्टर और सी वेक्टर मैक्सिमम वाली कंडीशन के लिए क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब थीटा कौन सा एंगल होता है, ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल। ठीक है, और वो 0 है, मतलब कि ए और बी क्रॉस सी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब देखो, जो बी क्रॉस सी है वो बी के भी परपेंडिकुलर होता है और सी के भी परपेंडिकुलर होता है, ये अपने को पता है। और यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो बी क्रॉस सी है थीटा 0 के लिए, ये ए के पैरेलल होना चाहिए। तो क्या यहाँ से तुमको समझ में आ रहा है कि ए बी क्रॉस सी के पैरेलल है, और बी क्रॉस सी जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर होता है और सी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इसका क्या मतलब ये हुआ कि जो ए होगा, सेम लॉजिक से वो भी बी के परपेंडिकुलर होगा, और ए जो है वो भी सी के परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि ए बी क्रॉस सी के पैरेलल है। तो बी क्रॉस सी के अगर पैरेलल है ए, तो बी क्रॉस सी जिसके परपेंडिकुलर होगा ए भी उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर देखो ए और बी परपेंडिकुलर है, ए और सी परपेंडिकुलर है, और बी और सी परपेंडिकुलर है मैक्सिमम के केस में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये बॉक्स ऑफ एबीसी मैक्सिमम कब आएगा इस केस में, जब ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब अभी देखना, अभी हमें एक और बात बोलनी पड़ेगी, लेकिन वो मिनिमम भी निकाल लेते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, अब अगर मिनिमम वैल्यू के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो देखो, बॉक्स ऑफ एबीसी मिनिमम, तो अगेन थीटा 0 से पाई, अल्फा भी 0 से पाई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल रखा है कि नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये तो पहली बात है, हालांकि हम लोग को मिनिमम तक जाना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई नेगेटिव की साइड चले जाए तो फायदा होगा, क्योंकि मान लो तुम अल्फा को इनके 0 ले भी लेते, वैसे यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं ले सकते हैं क्योंकि कोई भी दो वेक्टर जो है वो आपस में कोलिनियर नहीं है, है ना।
तो भी लेकिन अगर अल्फा को जीरो लेना अलाउ भी होता तो भी हम जीरो तक पहुंचते, तो अल्फा जीरो लेते तो साइन अल्फा जीरो होता, तो ये चीज जीरो हो जाती। लेकिन तुम सोचो हम नेगेटिव में भी जा सकते हैं, कैसे कि हम थीटा को पाई ले लें, ले सकते हैं, और अल्फा को पाई बाई टू ले लें, ठीक है। तो तब देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इंटू -1 इंटू 1, ठीक। तो बेसिकली हम लोग ने cos थीटा इंटू साइन अल्फा की मिनिमम वैल्यू निकाल ली है। क्यों? क्योंकि देखो जीरो से पाई में साइन तो नेगेटिव होगा नहीं, तो हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख दी और cos की मिनिमम वैल्यू लिख दी, और वो नेगेटिव थी, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली पूरे प्रोडक्ट की भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो वो कितनी आ गई, -24 आ गई। और ये कब होगा, जब cos थीटा -1 होगा, यानी कि थीटा जो है वो पाई के बराबर होगा, ठीक। जो अल्फा है वो अभी भी पाई बाई टू होगा। तो अल्फा अगर अभी भी पाई बाई टू है, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर तो अभी भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। और यहां पर देखो ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल कितना है, पाई है। तो यानी कि ए और बी क्रॉस सी एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। लेकिन एंटी पैरेलल है, मान लो कि ये ऊपर ये जो है ये आपके ए का डायरेक्शन है, और बी क्रॉस सी का मान लो डायरेक्शन ये नीचे की तरफ है। लेकिन अभी भी जो बी क्रॉस सी होगा वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ए भी तो अभी भी तो दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा ना, सोचो। अगर भाई एंटी पैरेलल होने से ये थोड़ी ना होगा कि अगर कि जो ए है वो बी और सी के अभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, जैसे पहले वाले केस में था, अभी भी वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा बराबर पाई होने के बावजूद भी हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जो ए वेक्टर होगा वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, एंड जो ए वेक्टर होगा वो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि वो बी क्रॉस सी के एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल में आप कोलिनियर वर्ड तो यूज कर ही सकते हो, है ना। तो अगेन ऐसे भी होगा, तो जो वेक्टर इसके बी क्रॉस सी के बी और सी के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी, जो वेक्टर बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा तो वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर कौन कौन होगा, बी और सी। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पर भी काइंड ऑफ कंडीशन तो सेम ही आ रही है, फिर दोनों में फर्क क्या है, यहाँ भी वही आ रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेकिन दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या होगा कि देखो दोनों में ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेकिन एक में जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, और एक में जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि पहले में ये यानी कि जब मैक्सिमम वैल्यू आई है तब ये राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे तीनों वेक्टर्स, ठीक है। और इसमें बॉक्स ऑफ एबीसी नेगेटिव आया है, तो इसमें लेफ्ट हैंडेड सिस्टम ये लोग फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो बस ये दोनों में फर्क है, ठीक। दोनों ही केस में यानी कि बॉक्स ऑफ एबीसी, अगर हमें वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है तो बॉक्स ऑफ एबीसी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी मॉड ए मॉड बी मॉड सी, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो माइनस मॉड ए मॉड बी मॉड सी। दोनों ही केस में ए बी और सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन जब मैक्सिमम होगा तब राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करेंगे, जब मिनिमम होगा तब लेफ्ट हैंडेड सिस्टम फॉलो करेंगे, ठीक। चलो अब दूसरे केस में आते हैं, जब मॉडुलस लगा दिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछिए, तो दूसरा वाला केस भी देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें बस बेसिकली ये हो जाएगा कि बॉक्स ऑफ ए बी और सी का मॉड जो होगा वो आ जाएगा आपकी 24 मॉड ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, मॉड ऑफ साइन अल्फा। अल्फा अल्फा और थीटा दोनों ही जीरो से पाई होते हैं, तो जीरो से पाई में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन वाला मॉड आप हटा भी सकते हो। तो यह आ जाएगा 24 मॉड कॉस थीटा और इनटू साइन अल्फा, ठीक। अब अगर हम लोग इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो अब तो तुम लोग बहुत आसानी से सोच सकते हो इसमें कि जब तुम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे होगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 24 ही आएगी, और वो कब आएगी, जब अल्फा जो है वो पाई बाई टू होगा। पिछले में हम लोग ने इतना एक्सप्लेन कर लिया, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और मॉड कॉस थीटा 1 होगा, यानी कि कॉस थीटा प्लस माइनस 1 होगा, तो मॉड कॉस थीटा तो 1 ही आएगा। तो थीटा यानी कि आपकी जीरो या पाई में कुछ भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट मतलब कि लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हो तो भी चलेगा, राइट हैंडेड सिस्टम हो तो भी चलेगा। और यहाँ पर हम लोग देख भी रहे हैं कि भाई इसमें जो बॉक्स ऑफ एबीसी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आई थी, दोनों ही केस में मॉडुलस तो कितना आया था, 24 ही आया था। तो इसमें हम लोग सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बॉक्स एबीसी मैक्सिमम कब आएगी, जब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करेंगे लेफ्ट हैंडेड, अपने को फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में 24 आएगा आंसर, ठीक है।
तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, चलो अब मिनिमम जरा सोचो, मिनिमम आपकी कितना होगा। तो मिनिमम की बात करें तो कैसे मिनिमम निकाल सकते हैं? देखो, मॉड की मिनिमम वैल्यू आप सोचो क्या हो सकती है। तो मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सीधी सी बात है, मॉड की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। ठीक, तो मॉड की मिनिमम वैल्यू अगर आ गई 0, तो यानी कि 24 इंटू ये पोर्शन 0 हो जाए, और ये पोर्शन कैसे 0 होगा वो भी देख लेते हैं। तो बराबर ये 0 आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि बॉक्स का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 जब आएगा तभी उसका मॉड 0 आएगा। अब कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, तो यानी कि ये जो अल्फा है ये तो 0 नहीं हो सकता। या फिर आप सीधे सीधे सोचो, ये हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा भी था कि भाई बॉक्स ऑफ एबीसी 0 कब आता है? जब कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कोप्लेनर होंगे। तब ये जो वैल्यू है ये क्या आ रही होगी? ये 0 के बराबर आ रही होगी। ठीक है, तो कोप्लेनैरिटी की कंडीशन लगा दी सीधे सीधे हम लोग ने। और आपसे कोई पूछ भी ले तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें भाई जो कंडीशन होगी, अल्फा तो हम 0 ले नहीं सकते क्योंकि कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है। तो थीटा जो होगा बेसिकली वो पाई/2 होगा, और कॉस पाई/2 0 हो जाएगा। तो तुम खुद सोचो कि अगर कॉस पाई/2 0 है, यानी कि जो ए वेक्टर है वो क्या है? वो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी है। तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी तभी होगा जब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर वाली प्लेन में आ रहा हो, क्योंकि बी क्रॉस सी बी और सी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ए के भी परपेंडिकुलर, तो यानी कि ए भी उसी प्लेन में लाई कर रहा होगा। तो ये बात आई होप सभी को क्लियर होगी। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर दिस एंड दे फॉलो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, मतलब इसी टाइप की लैंग्वेज लिखी हुई। इफ द ऑर्डर्ड सेट दिस इज लेफ्ट हैंडेड। अब ये क्वेश्चन है, if a vector is equals to this, b vector is equals to this, c vector is equals to this, if the ordered set this is left handed then find set of values of x। तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के लिए तो हम लोग को पता है कि अगर ये सिस्टम इस ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड है, यानी कि बॉक्स ऑफ बी सी ए क्या होगा लेफ्ट हैंडेड के लिए? लेस देन 0 होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले बॉक्स ऑफ बी सी ए जो है ये कैलकुलेट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर में ही हमें डिटर्मिनेंट लिखना होगा। तो सबसे पहले हमें लिखने हैं बी वाले कंपोनेंट्स। तो बी वाले कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? 2, 2x और 1। फिर सी वाले कंपोनेंट हो जाएंगे 1, 0 और 1। ठीक, और ए वाले कंपोनेंट हो जाएंगे x, 12 और -1। तो डिटर्मिनेंट है, हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के वर्ड एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो रो 2 के वर्ड एक्सपेंड करने में फायदा है। तो रो 2 के वर्ड एक्सपेंड कर लेते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है अभी, डिटर्मिनेंट आपको सही से नहीं आता, तो आप किसी भी रो के वर्ड एक्सपेंड कर लो, इट डजेंट मैटर। तो चलो हम लोग फिलहाल रो 2 के वर्ड एक्सपेंड करते हैं। तो माइनस इसका कोफैक्टर प्लस फिर माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, और -1, और फिर क्या किसको मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस का 2x माइनस का 12, तो माइनस का 2x माइनस का 12। फिर इसके करस्पॉन्डिंग तो 0 आ जाएगा। फिर आएगा -1, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन मल्टीप्लाई होगा? ये गया ये गया, तो 24 माइनस 2x²। ठीक, तो 24 माइनस 2x², जरा देख लेते भाई ये कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 12, और ये आ जाएगा प्लस का 2x² माइनस का 24। तो फाइनली अपने पास आ रहा है 2x² प्लस का 2x माइनस का 12। तो 2 कॉमन ले लें, तो x² प्लस x माइनस का 12। आई होप कैलकुलेशन सही होगी। अब इसी को हम लोग को क्या कर देना है? इस चीज को लेस देन 0 कर देना है, यानी कि 2 टाइम्स x² प्लस x माइनस 12, दिस इज लेस देन 0। उधर चला जाएगा, ये फैक्टराइज हो जा रहा है। तो फैक्टराइजेशन इतना सिंपल सभी को आता होगा, x प्लस 4 x माइनस 3 लेस देन 0। तो बड़ी सिंपल सी एक इनइक्वालिटी बनी, और इसको करने में तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 3,
प्लस माइनस प्लस, अपने को क्या चाहिए, लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -4 से 3। तो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन था और सभी इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन है, सोचो इसको ना पॉज करके सोचना कि इफ a एंड b आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स देन प्रूव दैट a क्रॉस b इज इक्वल्स टू दिस थिंग। ठीक, तो पहले तो आप एक बार खुद से ट्राई करो और फिर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जब डॉट प्रोडक्ट की बात की थी तो एक रिलेशन बताया था जहाँ प्रोजेक्शन वगैरह की बात की थी कि एक ये रिजल्ट याद रखना, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर डॉट आई, या कोई भी वेक्टर हो मतलब वो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, इस इक्वेशन को, आर डॉट आई इंटू आई कैप, भूल गए तो अभी याद रख लो, आर डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस आर डॉट के कैप इंटू के कैप। और ये मैंने बोला था आपको कि इसको हमें दिमाग में रखना है। ठीक, तो अब ऊपर वाले रिजल्ट को प्रूव करने के लिए बस कुछ नहीं करना, हर वेक्टर इसको सेटिस्फाई करता है, तो बस आर वेक्टर को हम लोग ने किससे रिप्लेस कर दिया, ए क्रॉस बी से। तो देखो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, अब ये आएगा ए क्रॉस बी डॉट आई, चलो ये लिख लेते हैं, है ना, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी जब रखेंगे तो ए क्रॉस बी डॉट आई कैप इंटू आई कैप, ऐसे ही ए क्रॉस बी डॉट जे कैप इंटू जे कैप। ठीक, और ऐसे ही ए क्रॉस बी इंटू आर वेक्टर की जगह रखा है डॉट के कैप इंटू के कैप। ठीक, तो अब ये क्या लिखा हुआ है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो लिखा हुआ है, तो ये ए क्रॉस बी डॉट आई को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ए बी आई कैप इंटू आई कैप प्लस ए बी जे इंटू जे कैप। समझ ही गए होगे, फॉर्मेलिटी बची अब तो केवल, और ए बी के इंटू के कैप, दैट्स इट, यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ठीक, तो अगेन इजी क्वेश्चन था और ये रिजल्ट जरूर याद रखें, कहीं ना कहीं ये यूज होता रहता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इसको हम लोग प्रूव करेंगे और फिर इसको याद रखेंगे, है ना, बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर किसके बराबर होता है। देखो बड़ा सिंपल सा ये याद रखना है, पहले ए के साथ सबका डॉट लेना है, फिर साइक्लिक ऑर्डर में बी के साथ और फिर साइक्लिक ऑर्डर में सी के साथ। तो देखो ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी के साथ वही किया, देखो सब पहले सबका ए के साथ सबका डॉट ले रहे हैं, फिर बी के साथ सबका डॉट ले रहे हैं, ऐसे करके एक कहानी चल रही है कि बी के साथ ए का डॉट, बी के साथ बी का डॉट, सी के साथ बी के साथ सी का डॉट, ऐसे सी के साथ ए का डॉट, बी का डॉट और सी का डॉट। इसको याद रखना तो बहुत आसान है। अब इसको प्रूव करते हैं, तो वेक्टर्स कुछ मान लेते हैं हम लोग, ऊपर लिख लेते हैं कि ए वेक्टर है कुछ a1 a2 a3, मतलब कि समझ गए होगे, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक, ये ए वेक्टर है। उसके बाद अपना बी वेक्टर जो है वो है b1 b2 b3, ये वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा b1 b2 b3, और जो सी वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा c1 c2 c3, यानी कि c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। तो यहाँ पर अब हमें बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर निकालना है, तो बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर मतलब बॉक्स ऑफ एबीसी इंटू बॉक्स ऑफ एबीसी। ठीक, तो बस अब बॉक्स ऑफ एबीसी हमें पता है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वही जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद हमें थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन का आइडिया होना चाहिए। तो लेकिन चलो पहले तो डिटर्मिनेंट्स लिख लेते हैं दोनों, तो दोनों में सेमी डिटर्मिनेंट आएगा क्योंकि सेमी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट में, बॉक्स ऑफ एबीसी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इंटू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू। ठीक, अब दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, सेम ऑर्डर के हैं, तो रिजल्टेंट चीज को भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अब हम लोग बस ये देखेंगे, थोड़ा जल्दी अपना दिमाग ओपन रखेंगे तो जिससे अपना काम जल्दी हो जाए और फिर हम लोग आगे बढ़ पाए। तो देखो
डिटर्मिनेंट में आपके पास फ्रीडम होती है कि आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम रो बाई रो मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखो, जब रो वन को इसकी रो वन से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इसकी रो वन को इसकी रो टू से, फिर इसकी रो वन को इसकी रो थ्री से। तो जब रो वन को रो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, फिर रो वन को रो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और पहले की रो वन को दूसरे की रो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। ठीक। तो अब जरा डायरेक्ट सोचते हैं कि क्या क्या आएगा। तो देखो, पहले जब रो वन मल्टीप्लाई करोगे तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर आएगा। और ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर है क्या? वो है मॉड ए का स्क्वायर, और मॉड ए के स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए डॉट ए। ठीक। अब जब तुम रो वन को इसकी रो टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, और ये है क्या? ये ए डॉट बी होगा। देखो, ए डॉट बी निकालोगे तो ये तो आएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। तो अगला आएगा ए डॉट बी। और फिर जब रो वन को रो थ्री से, है ना, फिर आगे का तो खुद से ही लिख लेंगे, रो वन को रो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन सी वन ए टू सी टू ए थ्री सी थ्री, जो कि क्या है? ए डॉट सी है। ठीक। अब तुम लोग समझ गए होगे। ऐसे देखो, रो, अब ये रो वन का काम हो गया। अब इसकी रो टू को रो वन, रो टू और रो थ्री से लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब रो वन इसकी रो टू को इसकी रो वन से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, बी वन ए वन प्लस बी टू ए टू प्लस बी थ्री ए थ्री आएगा, जो कि बी डॉट ए ही होगा, या ए डॉट बी लिखो, जो भी लिखो। सिमेट्री की वजह से हम लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं। फिर अगला आप खुद से आपको देखना है कि बी डॉट बी आएगा, फिर बी डॉट सी आएगा। फिर ऐसे ही ये रो थ्री को वन टू और थ्री से लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, सी वन ए वन सी टू ए टू प्लस सी थ्री ए थ्री, तो सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी, ऐसे करके ये आता चला जाएगा ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हम लोग ने प्रूव कर लिया, और अब इसको हमें याद रखना है। ठीक। चलो भाई, अब ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और जो सभी को कर लेना चाहिए। तो आपको ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी टू दिया हुआ, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग ने बोला था कि इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो, पहले दो का क्रॉस लेके तीसरे के साथ डॉट ले लें, या फिर ये भी करते हैं हम लोग कि लास्ट के दो का क्रॉस लेके पहले के साथ डॉट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा फायदा क्या है कि हम पहले दो का क्रॉस ले लें, तो ए क्रॉस बी डॉट सी, और सी का काम कर रहा है ए क्रॉस बी। तो कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया है। अब ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी जो है वो क्या हो जाएगा? अच्छा, ये ध्यान रखना कि ये जो ए क्रॉस बी ये वाला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमें क्वेश्चन ने टू दे रखा है, तो टू का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया? फोर आ गया ना। तो ये तो सभी को क्लियर होगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो, अब ये है कि इफ बॉक्स ऑफ एबीसी इज इक्वल टू टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये भी हम लोग ने सीख रखा है कि हमें कैसे निकालना है, तो बस उसी की प्रैक्टिस करनी है कि अपना आंसर जो है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, इनके कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बनाते थे, और फिर इनटू क्या कर देते थे? बॉक्स ऑफ एबीसी। ठीक है। तो वो देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। कोफिशिएंट क्या है ए वेक्टर का? पहली रो में क्या आ जाएगा? वन माइनस टू थ्री, फिर दूसरे में आ जाएगा टू फाइव वन, फिर आ जाएगा वन माइनस वन माइनस वन, इनटू क्या आ जाता है? बॉक्स ऑफ एबीसी। भूल गए हो तो एक बार पिछला लेक्चर फिर से देख लो जाके। अब बस जल्दी से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, तो देखते हैं भाई क्या आ रहा है। तो वन इंटू ये कितना आ जाएगा? माइनस फाइव, माइनस का वन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का वन हो जाएगा। फिर माइनस का टू, और एक माइनस ऑलरेडी रहता तो प्लस का टू, और फिर इंटू कितना आ जाएगा? माइनस का टू और माइनस का आई सपोज वन आ जाएगा। ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो माफ कर देना भाई, लेकिन ध्यान से कर रहे हैं फिर भी। और फिर थ्री के साथ क्या आ जाएगा? माइनस का टू और माइनस का फाइव। ठीक। इंटू बॉक्स ऑफ एबीसी जो कि टू है। चलो अब अंदर जल्दी से देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है माइनस का फोर। ठीक। फिर ये आ रहा है माइनस का थ्री, यानी कि माइनस का सिक्स, और ये माइनस का सेवन, माइनस का 21 आ रहा है शायद, है ना। चलो मान लेते हैं कि सही होगा। 21 6 27 4 31, माइनस का 31 इंटू टू, यानी ये कितना आ गया? माइनस का 62 आ गया। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग ने पढ़ा था इसके लिए स्ट्रेटजी, और उसको हम लोग ने यूज करके यहाँ बड़ी आसानी से आंसर निकाल लिया। तो सभी को आई होप क्लियर हो। अब ये क्वेश्चन जेई मेन में आया था, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इफ यू वी एंड डब्ल्यू वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है।
तो नॉन कोप्लेनर है, नॉन जीरो है, तो इससे हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि कोप्लेनर भी नहीं है और नॉन जीरो वेक्टर्स भी, मतलब ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, चलो उसके बाद एंड पी क्यू आर आर रियल नंबर्स देन द इक्वलिटी दिस होल्ड्स फॉर, फिर ये बताना है। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें हम लोग ने ये बोला था कि कुछ कांस्टेंट हो तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो हम लोग पहले वेक्टर से 3, अगले वेक्टर से p और फिर अगले वेक्टर से p, यानी कि 3p² कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा u v w। ठीक, फिर माइनस का p और q कॉमन आ जाएगा, बचेगा v w u, और फिर आ जाएगा माइनस का 2q² और बचेगा w v u, और ये बराबर है 0। ठीक, अब देखो वही चीज यूज करते हैं कि साइक्लिक ऑर्डर अगर से हम लोग रिटेन रखते हैं तो फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उस पर फर्क नहीं पड़ता, और उसको डिस्टर्ब करते तो एक नेगेटिव आ जाता है। तो हम लोग साइक्लिक ऑर्डर मान रहे हैं u v और w। ठीक, तो u के बाद v आना चाहिए, v के बाद w आना चाहिए और w के बाद u आना चाहिए। तो जो कि पहले में तो है, तो पहले में तो एग्जैक्ट उसी वो अपने सीक्वेंस में लिखा हुआ है u v w। अब सबको हम लोग u v w के ही टर्म में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो है v w u, तो देखो अभी भी साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड है, v के बाद w, w के बाद u, तो ये किसके बराबर होगा, u v w के ही बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का p q और u v w। ठीक, u v w। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो w u नहीं, w v है, देखो w u नहीं है, w v है, उल्टा है। तो यहाँ पर जब तुम u v w लिखोगे, यानी कि साइक्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट गए हो, तो इसको u v w लिखोगे तो एक माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2q² u v w। u v w के टर्म में क्यों लिख रहे हैं हर जगह, जिससे वो कॉमन आ जाए। ठीक, चलो तो अब यहाँ से देखो ये क्या आया, यहाँ से ये आ गया u v w हम लोग ने कॉमन ले लिया, तो u v w कॉमन लेने के बाद अंदर बचा 3p² माइनस पी क्यू प्लस 2q² बराबर 0। अब देखो ये तो 0 है नहीं, अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होना है तो किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, और ये 0 है नहीं, तो इसका मतलब कौन 0 होगा, ये 0 होगा। 3p² माइनस पी क्यू प्लस 2q², ये तुम्हारा क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा। चलो अब इसी का करस्पॉन्डिंग सोचना है कि एग्जैक्टली टू वैल्यूज, मोर देन टू वैल्यूज एंड ऑन, जो भी ऑप्शन है वो सोचना है। तो देखो जरा इस इक्वेशन को ध्यान दो कि 3p² माइनस पी क्यू प्लस 2q²। ठीक, अब ये एक तो आपको सॉल्यूशन सीधे सीधे दिख रहा होगा, p बराबर q बराबर 0, तो एक ऑर्डर पेयर तो पक्का आएगा p और q का 0,0, तो एक सॉल्यूशन तो अपना डन है। ठीक, अब नॉन जीरो सोल्यूशन क्या आएगा कि नहीं आएगा, तो वो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि जैसे मान लो p और q 0 तो एक सोल्यूशन हो गया, अब मान लो जब q 0 नहीं है ना, तब देखते हैं सोल्यूशन आ पाएगा क्या, q 0 है तब सोल्यूशन आ रहा है, तब p भी 0 आ जा रहा है। जब q 0 नहीं है तो हम लोग फिर q² से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा 3p/q का होल स्क्वायर माइनस q² से डिवाइड किया है p/q प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ से अगर तुम p/q को थोड़ी देर के लिए t बोल दो या लैम्डा बोल दो, तो ये क्या आ रहा है 3λ², एक क्वाड्रेटिक आ रही है देखो p/q में, माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है, तो यानी कि इसके जो है वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो यानी कि p/q की, यानी कि लैम्डा की और कोई वैल्यू रियल नहीं आएगी, और लैम्डा की रियल वैल्यू नहीं आएगी तो किसकी रियल वैल्यू नहीं आएगी, p/q की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। और जब p/q की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी तो यानी कि अब कोई फर्दर सोल्यूशन नहीं आएगा जब q नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक ही सोल्यूशन आएगा केवल जब p और q दोनों ही 0 होंगे। तो यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ p, q, और वो है क्या 0,0।
जब हमने नॉन जीरो वाली कंडीशन लेके क्यू स्क्वायर से डिवाइड किया तो जो क्वाड्रेटिक बनी उसके इमेजिनरी रूट्स आ गए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी थिंकिंग इन्वॉल्व थी, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि इसको पॉज करके एक बार खुद से जरूर ट्राई करो, देखो कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। ठीक, अब देखो सोल्यूशन देखते हैं। अगर इसमें हमें ए वेक्टर बी वेक्टर दिए हुए और ये कैलकुलेट करना है, ठीक, तो अगर हम नॉर्मल तरीके से करने बैठ गए कि ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लिया, ए माइनस टू बी कैलकुलेट कर लिया, टू ए प्लस बी कैलकुलेट कर लिया और फिर डिटर्मिनेंट की हेल्प से सोचा कि वही निकाल लें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हमारा कैलकुलेशन काफी बढ़ जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है और ये r वेक्टर है, ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है बॉक्स ऑफ p q r। ठीक, चलो अब साइक्लिक ऑर्डर जो है वो p के बाद q और q के बाद r और r के बाद p ऐसे है। ठीक, तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते p q r को कि r p q, r p q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, है ना। तो देखो r के बाद p, p के बाद q, q के बाद r, है ना, तो इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। और r p q का मतलब क्या हुआ, r p q का मतलब हुआ r क्रॉस p डॉट q। अब r किसको बोल रहे हैं, a माइनस टू बी वाले वेक्टर को बोल रहे हैं, तो r की जगह रख दिया a वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर, p देखो हम लोग ने किसको अंडरलाइन करके लिखा है, टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इस सिंपल से स्टेप से फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर क्रॉस है लेकिन इन दोनों वेक्टर्स में कहीं क्रॉस नहीं है, तो हम लोग को पता है कि ऐसे केसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। और क्यू क्या है, ए क्रॉस बी। ठीक, चलो तो अब ये आ जाएगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए का टू ए के साथ क्रॉस लोगे तो जीरो आ जाएगा वो, तो फिर ए का बी के साथ क्रॉस लेंगे तो वो आ जाएगा प्लस का ए क्रॉस बी, फिर माइनस का टू बी और टू ए, तो क्रॉस लेना है तो माइनस का फोर बी क्रॉस ए आएगा और माइनस के फोर बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं प्लस का फोर ए क्रॉस बी। ठीक, और फिर बी क्रॉस बी अगेन माइनस का टू बी क्रॉस बी, फिर से कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और बाहर चल रहा है डॉट ए क्रॉस बी। तो ये आ गया फाइव ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक, तो ये आ गया फाइव मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। और लैग्रेंजेस आइडेंटिटी से हम लोग इसको लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक, चलो तो अब जरा ये चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो जरा ए डॉट बी पहले देखो, तो ए डॉट बी जब हम लोग लिखेंगे तो देखो ये आएगा कितना, वन इंटू टू आएगा, तो यानी कि टू अपॉन रूट फाइव इंटू रूट फोर्टीन, और फिर जब जे वाले करोगे तो फिर से वही आएगा माइनस टू अपॉन रूट फाइव इंटू रूट फोर्टीन, और पहले वाले में के है ही नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। तो देखो ए डॉट बी अल्टीमेटली क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक, मॉड ए का स्क्वायर, देखो ये दोनों ही वेक्टर यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, तो मॉड ए का स्क्वायर भी वन आएगा, और देखो दूसरा वाला वेक्टर भी यूनिटी वेक्टर है, तो मॉड बी का स्क्वायर भी वन आएगा। ठीक है, देख लो वो, है ना, क्योंकि ऊपर क्या आएगा, फोर प्लस वन प्लस नाइन डिवाइडेड बाई फोर्टीन, है ना, तो वो वन ही आ जाएगा। तो यानी कि आप सारी वैल्यूज यहाँ पर रख दे, तो ये कितना आ गया, फाइव इंटू वन माइनस जीरो, तो आंसर कितना आ गया, फाइव। और अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से इसको करने बैठते तो इसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन अपने पास आ जाती। तो आई होप ये तरीका सभी को क्लियर होगा, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है, तो इस चीज को अब आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो उसके बाद ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी थ्री यूनिट वेक्टर्स एंड ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो, ए डॉट सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ए डॉट बी भी जीरो है और ए डॉट सी भी जीरो है, तो ए डॉट बी जीरो है, तो यानी कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक, और ए डॉट सी जीरो है, तो यानी कि ए इज परपेंडिकुलर टू सी। तो ए जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है, तो यानी जो ए होगा वो पैरेलल होगा किसके, बी क्रॉस सी के। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एंगल होगा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी, अगर उसको हम लोग थीटा बोल दें, तो थीटा या तो 0 होगा या फिर पाई होगा। ठीक, क्योंकि ए बी क्रॉस सी के पैरेलल है। ये ऐसा नहीं हमें पता कि लाइक है कि अनलाइक है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मॉड ऑफ बॉक्स ए बी सी। ठीक, डायरेक्ट जो इसका जनरल फॉर्मूला वो लिख लेते हैं। वो आ जाएगा मॉड ए मॉड बी मॉड सी, और मॉड के अंदर कॉस थीटा साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होगा? बी और सी के बीच का एंगल, मतलब अल्फा क्या होगा? बी और सी के बीच का एंगल, जो कि पाई/3 दिया हुआ है, और थीटा या तो 0 होगा या पाई होगा। तो जो मॉड ऑफ कॉस थीटा आएगा, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 होगा तब 1 आएगा। 1 का मॉड भी 1, पाई होगा तो -1 का मॉड भी 1। तो अब सारी वैल्यूज हमें पता है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, मॉड ऑफ कॉस थीटा भी 1, और साइन अल्फा कितना हो जाएगा? साइन अल्फा हो जाएगा √3/2। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अब जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो कोई बड़ी बात नहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा कि √3/2 कैसे आया। ठीक, और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इन्होंने इसीलिए मॉड बना दिया है, लगा दिया है, कि वो कंफ्यूजन ना हो कि थीटा 0 है कि पाई है। तो जो भी होगा, तो मॉड कॉस थीटा तो 1 ही आएगा। ठीक, चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है ओपी वेक्टर, ठीक, जिसको राइट एंगल पे रोटेट किया गया है अबाउट ओरिजिन, और जब उसको रोटेट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो रास्ते में वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पास होते हुए गया है। तो हमें वेक्टर की न्यू पोजीशन में, मतलब इक्वेशन निकालनी है कि क्या आएगा, वेक्टर आएगा ना। तो फाइनली एक्सप्रेशन लिख लो, है ना, इक्वेशन से बेटर है यहाँ पर वर्ड एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर इन न्यू पोजीशन। ठीक, तो न्यू पोजीशन कुछ मान लेते हैं कि ओ क्यू वेक्टर आएगा, ओरिजिन के अबाउट रोटेट किया गया, तो उसको कुछ मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमें ये समझ में आ गया कि हम लोग ने 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, एक्स वाई और जेड। तो हमें उनको टैकल करने के लिए अब क्या चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए। तो जरा यहाँ पर तुम थोड़ा सा ध्यान दो अगर, तो इसमें ये बोला गया कि रास्ते में पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी पड़ी। तो एक चीज हम लोग जरा यहाँ पर देख लें, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक, अब जो वेक्टर था वो कहीं यहाँ था, मतलब वो 2D में बना रहा है लेकिन 3D में होगा, और फर्स्ट ऑक्टेंट में ही होगा, ये दिख रहा है ना, 1 2 2। फिर जब उसको 90 डिग्री रोटेट करके तुम नई पोजीशन में लाए हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हुए गया है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम खुद सोचो कि ये जो फाइनल वेक्टर है ना, इसको क्यू बोल दे, इसको ओ बोल दे, और इसको पी बोल दे। तो ये जो भी फाइनल वेक्टर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को चूंकि क्रॉस करके आया है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर आपने लिखा है, उसमें एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। हमें ये श्योर शॉट पता है ना, हमें इसमें कुछ विजुलाइज करने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात सोचने की जरूरत है कि जब आप इस वेक्टर को रोटेट करके 90 डिग्री लाए हो, रास्ते में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पड़ा है, तो मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और तुम इस वेक्टर को ऐसे रोटेट करके लाओगे, तो मतलब इसमें शायद ना इतना क्लियर हो, लेकिन इस डायग्राम से क्लियर होगा कि जब रोटेट करके लाओगे, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वेक्टर का, या एक्स वाला जो कंपोनेंट है, आई कैप वाला जो कंपोनेंट है, वो पॉजिटिव रहेगा। ये तो पहली बात। चलो अब हम लोग जुगाड़ करते हैं कि 3 इक्वेशन कहाँ से लाई जाए। तो इन्होंने वेक्टर को नॉर्मली रोटेट किया है, पहली बात। तो यानी कि जो वेक्टर का मॉडुलस है वो चेंज नहीं होगा, तो यानी कि मॉड ऑफ ओपी वेक्टर जो होगा वो मॉड ऑफ ओ क्यू वेक्टर के बराबर होगा। ठीक, तो यानी यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी, मॉड ऑफ ओपी वेक्टर कितना आ जाएगा, स्क्वायर डायरेक्ट बराबर कर देते हैं। तो इसके ओपी के मॉड का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 + 4 + 4 यानी कि 9, और ये ओ क्यू के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम लोग ने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बात कि ओपी डॉट ओ क्यू जो होगा वो कितना होगा? ओपी डॉट ओ क्यू जो होगा भाई वो 0 होगा, क्योंकि 90 डिग्री रोटेट करके लाए। तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं, इसका और इसका। तो यहाँ से क्या इक्वेशन मिल जाएगी? एक्स प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। तो 2 इक्वेशन तो अपने को मिल गई, बस एक इक्वेशन की और रिक्वायरमेंट है। तो उसको कई लोग कई तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दो, तो ओपी से ओ क्यू जाते वक्त
है ना, रास्ते में पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी पड़ी है। तो इसका मतलब कि ये जो ओपी वेक्टर है और जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर होता है आई कैप, और जो ओ क्यू वेक्टर है, ये वेक्टर क्या कोप्लेनर होंगे? सोचो, क्योंकि तुम ओपी से ओ क्यू जाते वक्त रास्ते में एक्स एक्सिस भी पड़ी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी पड़ी है, तो यानी कि तीनों वेक्टर एक प्लेन में ही आ रहे होंगे। तो जब तीनों वेक्टर एक प्लेन में ही आ रहे होंगे तो यानी कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है हम लोग जीरो कर देते हैं, और ऐसा करते हैं कि सबसे पहली रो में हम लोग आई कैप वाले कंपोनेंट लिख लेते हैं, है ना, एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 0 0। फिर ओपी लिख लेते हैं, तो 1 2 2। और फिर लिख लेते हैं तुम्हारा ये ओ क्यू, यानी कि एक्स वाई जेड, और ये एक प्लेन में है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो आ जाएगा। और रो वन के अबाउट एक्सपेंड कर दो तो तुरंत एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो रो वन के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो 1 × 2 y, सॉरी 2z - 2y बराबर जीरो। तो देखो बड़ी प्यारी सी इक्वेशन मिल गई कि y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा z। तो ऐसा करते हैं कि z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई तो x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं। इसको उठा के आप क्या करो, यहाँ पर रख दो। तो x प्लस 2y, और y की जगह जब तुम z रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2y बराबर जीरो। ठीक है ना, z की जगह मतलब y रख दिया, तो x की वैल्यू आ गई -2y। तो ये एक इक्वेशन मिल गई अपने को। x की जगह अपने रख देंगे -2y, y की जगह रख देंगे y, और z की जगह भी रख देंगे y। कहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन में। तो अपने को वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर कर लो, हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि x पॉजिटिव है और x बराबर है -2y। तो अब हमें ये भी पता चल गया है कि y नेगेटिव होगा जो भी रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा, और y बराबर z है तो z भी नेगेटिव आएगा। ये क्यों डिसाइड करना पड़ा अभी अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं फर्स्ट में। तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस का 2y, तो 4y²। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही रहने दो, सॉरी ये x बराबर -4y आ जाएगा ना, ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम लोग, है ना, मतलब मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये -4y आएगा, ठीक है, बाकी वो चीजें सही रहेंगी। तो हाँ चलो अब काम करते हैं अपना। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 16y², वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर ही रहेगा, और जेड स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये 9 के बराबर है। तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/2, और y बराबर आएगा ±1/√2। लेकिन हमें पहले डिसाइड कर चुके हैं कि y को हमें नेगेटिव लेना है क्योंकि x बराबर -4y है। तो y की वैल्यू आ गई -1/√2। यही आपके z की भी वैल्यू हो गई -1/√2, और जो x की वैल्यू आ गई वो -4y है, तो वो आ गई 4/√2। तो अपना फाइनल वेक्टर आ गया जो कि हमें ओ क्यू वेक्टर निकालना था। तो 1/√2 नीचे लिख लेते हैं, और फिर आ जाएगा ये 4i कैप -j कैप -k कैप। ठीक, तो कई लोग इसमें थीटा और 90 माइनस थीटा वगैरह यूज करके करते हैं, लेकिन हम लोग ने ये देख लिया कि ओपी वेक्टर आई कैप और ओक्यू वेक्टर कोप्लेनर थे, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो करके क्वेश्चन बना ली। और आई होप आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है, कैसे हम लोग ने एक्स पॉजिटिव बोला और फिर वाई और जेड का साइन तो फिर उसकी मदद से ही आया, क्योंकि यहाँ पे वाई की दो वैल्यू आएंगी ना एक्चुअल में, +-1/√2। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू लें, क्योंकि अगर दोनों वैल्यू लोगे तो फिर दो वेक्टर आने लगेंगे। लेकिन एक वेक्टर को तुमने 90 डिग्री रोटेट किया है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पास कराते लगे हो, तो कोई एक ही वेक्टर आना चाहिए। तो वो ऐसे डिसाइड कर लिया कि एक्स पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव होगा, तो इसीलिए वाई की नेगेटिव वाली वैल्यू हम लोग ने उठा ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेललोपाइप्ड और उससे एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ेंगे। और ये इस लेक्चर में हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।